अपने माइंड में एक और बात रखना कि संसद के अधीन का मतलब ये है कि संसद, इससे जब पैसा निकालना जाएगा, जो फंड इससे निकाला जाएगा, तो याद रखना पैसा विनियोग विधेयक से निकाला जाता है। जो एप्रोप्रिएट बिल होगा, विनियोग विधेयक, तो पैसा निकालने के लिए संचित निधि से कौन सा विधेयक प्रयोग होता है? ये हमने आपको कैग में बताया था, विनियोग विधेयक। पैसा विनियोग विधेयक से निकाला जाएगा। कौन सा साथी आपका बिल आएगा तो आप बोलेंगे इसके लिए एप्रोप्रिएट बिल होता है। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट बिल के द्वारा इससे पैसा निकलता है। तो एक फंड तो ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा फंड कोई आप मुझे बताएं। तो दूसरा फंड होता है आपका कौन सा? दूसरा फंड आप कहेंगे, कोई और पेन ले लेते हैं कलर का, ये वाला लेते हैं, वाइट। तो दूसरा होता है आपका लोक लेखा, जिसको हम पब्लिक अकाउंट कहते हैं। लोक लेखा अर्थात पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट को किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आप कहेंगे ये आर्टिकल 266 के सब सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि देखो, पब्लिक अकाउंट है यानी कि जो पब्लिक का पैसा, वो तो टैक्स का पैसा भी पब्लिक का है, लेकिन कुछ ऐसा पैसा है, कुछ ऐसा पैसा है जैसे कि सीधे मैंने अभी नाम लिया था, आपका वेतन कट जाए, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो होता है, या सरकार कई बार बचत पत्र जारी करती है, आपका जो सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको जारी करती है और लोग उनको खरीदते हैं, उनका जो पैसा वो भी गवर्नमेंट के पास में होता है। क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, सेविंग सर्टिफिकेट्स, इन सब का जो पैसा है ये कहाँ पर जमा होगा? ये पब्लिक अकाउंट में जमा होगा। लेकिन पब्लिक अकाउंट में जो पैसा जमा है, क्या ये भी संसद के अधीन है? ये बड़ा प्रश्न है। तो आप कहेंगे नहीं, ये संसद के अधीन नहीं है, ये कार्यपालिका के अधीन होता है। इसको लिख लेना, ये किसके अधीन होता है? कार्यपालिका के। और जब मैं कार्यपालिका शब्द कहता हूं तो आपको पता ही है एग्जीक्यूटिव क्या है। यानी कि जैसे सीएम हो गया आपका, तो वो क्या है, इससे जब पैसे की जरूरत होगी, या पीएम है केंद्र में, वो इससे पैसा निकाल सकते हैं। किसके अधीन है ये? कार्यपालिका के अधीन है। कोई विधायी प्रक्रिया इसके लिए नहीं चलेगी कि कोई बिल लेके आना है इसके लिए। तो क्या कह सकते हैं इसको? अंडर एग्जीक्यूटिव। आसान से शब्द लिखिए, अंडर एग्जीक्यूटिव। ये कार्यपालिका के अधीन है। और तीसरी निधि कौन सी होती है? भाई मैंने बताया इसमें प्रोसेस है, लोक लेखा में आप समझ ही रहे हैं, बड़ा लिमिटेड पैसा होता है, उतना ज़्यादा पैसा इसमें नहीं होता है। ये सबसे बड़ी निधि बता दी क्योंकि इसमें सोर्सेस ज़्यादा हैं। और तीसरा, तीसरा फंड कौन सा होता है? जो देश की आपका आपातकालीन स्थितियों के लिए रखा जाता है, उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे उसको? एक तरह का इमरजेंसी फंड होता है, उसको कहते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि अर्थात कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड, और कंटिंजेंसी फंड को किस में बताया गया है, किस आर्टिकल में? तो आप बोलेंगे ये आर्टिकल 267 में है, 267 में है। और साथ में यहाँ पर याद रख लेना किस लिए होता है? आकस्मिक कार्य के लिए, किसी कंटिंजेंसी वर्क के लिए होगा। अब आकस्मिक कार्य से आप क्या समझते हैं? मतलब भाई देश में एकदम से किसी चीज के लिए, मान के चलो किसी राहत के लिए पैसा, हमारे देश में मान के चलो आपका कोरोना आया और एकदम से पैसे की जरूरत पड़ी कि भाई उस महामारी को कंट्रोल करना है, या सुनामी बता करके नहीं आई, एकदम से देश में सुनामी आ गई, या कोई भी आपदा आ जाए। जैसे कि आपने देखा था आपका केदारनाथ के समय पर, वहां पर एक भयंकर बाढ़ आ गई थी। अब ऐसे में क्या पार्लियामेंट में प्रोसेस चलाया जाए कि भाई एक सदन में पास करो पहले, फिर दूसरे सदन को भेजो, तो इस तरह से क्या होगा, प्रोसेस बहुत लेट हो जाएगा। तो आकस्मिकता के लिए कोई भी ऐसा है कि भाई आपका इमरजेंसी कोई फंक्शन आपका हो गया है, या आपका कोई आकस्मिक कार्य आ गया है, तो इन दोनों जो पहले निधि थी, इनमें से पैसा जो है वो किसमें? आकस्मिक निधि में रखा जाता है। युद्ध की स्थिति हो गई, कई साथियों ने लिखा, बाढ़ की स्थिति हो गई, या कोई महामारी आदि आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपकी समझ है साथी। तो ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, रखा जाता है इसमें, कौन बताएगा? आकस्मिक निधि में कितना पैसा रखा जाता है इस कार्य के लिए? ठीक है। तो क्या बोल दिया इसको? ये संसद के अधीन नहीं है क्योंकि सीधा पैसा निकालना पड़ेगा, तो कार्यपालिका के अधीन है।
कार्यपालिका, इसमें लिख लेना आकस्मिक कार्य के लिए, फॉर कंटिंजेंसी फंक्शंस, कार्यपालिका के अधीन है। इसका मतलब हो गया अंडर एग्जीक्यूटिव है, अंडर एग्जीक्यूटिव है। और दूसरी बात हमने क्या कर दी यहाँ पर, ताऊ जी फटाफट से क्या बोलेंगे, कितने रुपए, तो इसमें 500 करोड़, क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया, 500 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए इसकी राशि है जो रखा जाता है इमरजेंसी के लिए, ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर क्या होगा, इसको बढ़ाया जा सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सर हिस्ट्री कब शुरू होगी, दोस्त हम हिस्ट्री शुरू ही नहीं कर रहे हैं। आपसे किसने कहा था हम हिस्ट्री शुरू करेंगे, आपको गलत सूचना दी बच्चों की, के बाद तो हम आपका गायब हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आई कि सरकार के पास में जो फंड आता है, पैसा आता है, वो कहाँ से आता है, बात क्लियर है, ठीक है। मूर्ख तो इस देश में वैसे ही बहुत भरे पड़े हैं, तुम उनमें से एक क्यों होना चाहते हो, लिखे जी। फिर आता है आपका आर्टिकल, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको लिखना। आर्टिकल 268, इसमें क्या है, देखो तीन चीजें होंगी हमेशा, तीन चीजों को समझें। जब किसी कर को कौन लगाएगा, कर को लगाना, टैक्स कोई ना कोई लगाएगा, उसके लिए एक लॉ आएगा, मैंने बताया 265 में। तो कर लगाने को बोलते हैं लेवी। एक उस कर को इकट्ठा करेगा कोई ना कोई, संग्रहण कोई ना कोई करेगा उसको, तो संग्रहण करने का मतलब कि उस टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा। एक उस कर का कहीं ना कहीं उपयोग जरूर होगा, क्या होगा, उस टैक्स को यूज किया जाएगा, उपयोग बोलें या उपभोग आप बोलें, तो उसको एप्रोप्रिएट बोलते हैं, एप्रोप्रिएट। तो ये तीन चीजें याद रखनी है हमेशा, कि टैक्स का लगना अर्थात लेवी होता है, संग्रहण कलेक्ट को कहते हैं, और उपयोग अर्थात एप्रोप्रिएट होता है। तो ये तीन चीजें हमको समझनी है, ओके। हाँ, ये उन बच्चों में से एक बच्चे होते हैं, जैसे ये नहीं बोले कि भैया, उन्होंने बोला नहीं पापा जी आम नहीं, ये बताओ सेब कब आएंगे घर में। एक दिन पापा जी सेब भी ले आए, तो उन्होंने कहा नहीं पापा जी सेब नहीं, ये बताओ केला कब लेके आओगे। पापा जी एक दिन केला भी ले आए, तो उन्होंने कहा नहीं पापा जी पपीता कब आएगा। तो पापा जी पपीता भी लाए, तो उन्होंने बोला नहीं पापा जी तरबूज कब आएगा। तो है ना, अब तुम समझ लो उसका कैसा बौद्धिक स्तर है उस छात्र का। आएंगे भैया वापस, ये तो मस्ती की बात हुई। दोस्त मैंने बता चुका हूँ 1 मार्च से शुरू हो, 1 मार्च, ठीक है। 1 मार्च मतलब उस समय पर आसपास जो मंडे होगा, कि संघ जो कर लगाएगा, संघ क्या है, कर लगाता है, कर लगाता है, तो कर लगाने को क्या लिख लेंगे, लावी ऑफ टैक्सेस बाय यूनियन। राज्य, राज्य क्या करेंगे, कर को इकट्ठा करेंगे, राज्य क्या करेंगे, कर को इकट्ठा करेंगे, यानी कि उसको क्या कर देंगे, वो कर को इकट्ठा यानी कि कलेक्ट करेंगे, बाई स्टेट होगा, और उसका उपभोग या उपयोग जो होगा वो राज्य द्वारा होगा, अप्रोप्रिएट बाई स्टेट, ये आप लिख सकते हैं। तो भैया ऐसे टैक्सेस कौन से होते हैं, तो एक उदाहरण के माध्यम से लिखना, उदाहरण के माध्यम से लिखना, जैसे कि आपका अल्कोहल पर टैक्स होते हैं। अल्कोहल को जीएसटी में रखा गया है या नहीं, आप पढ़ेंगे जीएसटी को इकोनॉमिक्स में, जिनकी सामान्य समझ है वो सोचिए। अल्कोहल हो गया आपका, नारकोटिक्स हो गया, नारकोटिक्स, ठीक है, जो आपका साथी औषधि और प्रसाधन होते हैं, ड्रग्स हो गई जितनी भी, औषधि और प्रसाधन, ठीक है। आपका चेक से जो पैसा आएगा, चेक, चेक से, या शेयर मार्केट से जो पैसा आएगा, शेयर, चेक, बीमा के द्वारा जो पैसा आएगा, ये सब क्या होंगे, ऐसे टैक्सेस हमेशा सेंटर के द्वारा लगाए जाएंगे। इनको कलेक्ट करेगा स्टेट, लिख लेना भैया, इसीलिए मैंने बताया संग्रहण अर्थात इकट्ठा करना। और जो अप्रोप्रिएट, ये प्रयोग किसके द्वारा होगा, राज्य द्वारा प्रयोग होगा। अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया, नारकोटिक्स हो गया, नारकोटिक्स, नारकोटिक्स का मतलब होता है मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ। औषधि हो गई, ड्रग्स, क्या होगी, ड्रग्स एंड फार्माटिकल्स जो होगा आपका, फार्माटिकल्स। शेयर हो गया आपका, शेयर, चेक हो गया, चेक, इंश्योरेंस हो गया। इनसे संबंधित जो पैसा है वो कौन करेगा, आपका संघ उसको लेवी करेगा, स्टेट उसको कलेक्ट करेगा, और वो पैसा खर्च कहाँ पर होगा, वो पैसा अप्रोप्रिएट बाय स्टेट होगा, अप्रोप्रिएट बाय स्टेट होगा। इस तरह का कोई भी पैसा हो, बात क्लियर है,
ठीक है, छोटी सी बात, बहुत साधारण सी बात है। इनसे संबंधित कभी भी पैसा होगा तो वो साथी आपका संघ सरकार उसको लगाएगी। फिर आता है आपका आर्टिकल इसी में 268A। 268A ये क्या कहता है कि संघ कर लगाएगा। पहले तो मैंने बताया टैक्स कौन लगाएगा 268 में, बताओ, संघ ही लगाएगा वहां पर भी। संघ कर लगाता है, यानी कि लेवी ऑफ टैक्सेस, लेवी द टैक्सेस बाय यूनियन। अब संघ ने कर लगा दिया, इसका जो संग्रहण होगा, संग्रहण का मतलब उसको जो कलेक्ट किया जाएगा, जो कलेक्ट किया जाएगा इसको बोथ ऑफ गवर्नमेंट करेंगे। बोथ ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सब करके बताना कि एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों। ये बात समझ सकते हैं, CGSG लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है ना। और इसको दोस्त अगर हम बात करें संग्रहण के बाद में इसका जो उपयोग होगा, यानी अप्रोप्रिएट, इसका जो प्रयोग होगा वो कौन करेंगे, तो दोनों ही सरकारें करेंगी। क्या बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों पर ये पैसा खर्च होता है। ऐसा कोई पैसा भी ये होता है, हाँ, इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है सेवा कर, सर्विस टैक्स होता था, ये कहें तो ज़्यादा अच्छा है, सर्विस टैक्स, सेवा कर इसका बहुत अच्छा उदाहरण था। लेकिन क्या अभी आप इतना समझें कि क्या अभी वर्तमान में सेवा कर हमारे देश में लगता है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हमने किया था 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन या 122वां जो बिल था, 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये क्या था, 122 बिल था ना। बिल तो आप समझ ही चुके हैं, बिल के पास अपनी तो कोई शक्ति होती नहीं, तो ये अधिनियम बन गया। 101वां संविधान संशोधन जो था, इससे इसको क्या कर दिया गया था, GST कर दिया गया था। और GST आप जानते ही हैं, वस्तु एवं सेवा कर। तो ये सेवा कर को कहाँ पे जोड़ दिया गया था, GST में। तो अब ये किस नाम से लिया जाता है, GST के नाम से लिया जाता है, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर के नाम से लिया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर, कितने लोग बता सकते हैं जो GST है वो किस आर्टिकल में है, वस्तु एवं सेवा कर, देखना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, 101वां एकदम सही है सोनू सिंह जी, बहुत बढ़िया। हाँ, गलत गलत आंसर बहुत सारे साथियों ने दिए हैं। हाँ, कई ने तो 246 ही लिख दिया है, जबकि 246 मैंने एक्सप्लेन किया। जिन साथियों ने 279 लिखा, बहुत अच्छा लिखा, बहुत शाबाश, आपकी पीठ में थपथपाता हूँ, ये यहाँ से महसूस करिए, वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी जान जाएंगे, लिख लेना जिनको नहीं पता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये सर्विस कर आपका क्या, सर्विस टैक्स का पैसा हो गया। एक आर्टिकल 269 ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो लगाएगा टैक्स को, लगाएगा का मतलब क्या हो गया, लैवी। लैवी किसके द्वारा किया जाएगा, यूनियन के द्वारा, संघ के द्वारा। पहले के भी किसके द्वारा, किसने लगाए हैं, यूनियन ने लगाए हैं। ठीक है, संग्रहण जो होगा, यानी कि उसका पैसे को जो कलेक्ट करने का काम होगा, जो कलेक्ट किया जाएगा वो किया जाएगा किसके द्वारा, संघ के द्वारा। लेकिन क्या उपभोग जो होगा वो राज्य के द्वारा किया जाए, उपभोग स्टेट के द्वारा। ऐसा कौन सा होता है जी, क्या बोलेंगे, उपभोग जो होगा उसका अप्रोप्रिएट जो होगा, अब तो ऐप लिख दूं ना इसको, अप्रोप्रिएट बाई स्टेट होगा, राज्य के द्वारा होगा। ऐसी चीजें, इसका उदाहरण होता है आपका जो अंतरराज्यीय व्यापार होते हैं, जो राज्यों के बीच के व्यापार होते हैं। तो किसी एक राज्य को तो अधिकार दे नहीं सकते टैक्स इकट्ठा करने का, ठीक है। अंतरराज्यीय व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार का मतलब क्या होता है बताओ जरा, मैंने आपको बताया था कल ही। एवं वाणिज्य में जो राज्यों के बीच में कोई भी व्यापार हो रहा है, वाणिज्यों में क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय, एक राज्य से दूसरे राज्य को कोई चीज जा रही है, आपस में कोई भी आपका मतलब कि क्या कह सकते हैं, क्रय। क्रय को किसको बोलते हैं हम, बोलो भी फटाफट से। यानी कि आपका ये तो जानते हो ना, मतलब कोई सेलिंग हो रही है, और साथ में क्रय को हम क्या कहते हैं बताओ फटाफट से। क्रय का मतलब होता है किसी चीज की खरीदारी हो बेशक से दो राज्यों के बीच में, या किसी चीज को बेचा जाए, ठीक है, किसी चीज को उसको बेचा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके। और कई साथियों ने तो लिख दिया है उसको जी CP कहा जाता है, यानी कि सेल हो या रिसेल हो, आप आराम से लिख सकते हैं उसको, जो उसकी लागत है ना। सेल एंड रिसेल इसको आसानी से बोलते हैं, सेल एंड रिसेल, सेल एंड रिसेल इन
इन इन